देखिए, हम कहाँ पर आ गए थे? हमने सेक्शन नंबर एक सेकंड, हमने सेक्शन नंबर 38 तक कंप्लीट कर लिया था। कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? सेक्शन नंबर 38 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आती है सेक्शन नंबर 39 की बात। देखो, हम एक क्या क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ा परपेचुअल इंजंक्शन, हमने पढ़ा परपेचुअल इंजंक्शन के बाद में हमने पढ़ा क्या? टेम्पररी इंजंक्शन। क्या पढ़ा? टेम्पररी इंजंक्शन। अब एक होता है मैंडेटरी इंजंक्शन। मतलब किस मैंडेट मतलब कुछ नहीं है मैंडेटरी इंजंक्शन कि आपको कोई काम करना ही करना है। आपको कोई काम करना ही करना है, इसे बोलते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। तो लिखा है कि अब मैंने कल एक शब्द याद करवाया था, ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन। याद करवाया था परसों क्लास में, ब्रीच ऑफ एन, बीईओ करके। कि जैसे हम जब प्रेंटिव की बात कर रहे थे कि ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन क्या है? ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन जो प्रेंटिव के फेवर में है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए कोर्ट क्या कर सकता है? परपेचुअल इंजंक्शन दे सकता है। तो मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए क्या लिखा है कि when to prevent breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing. सीधी सी बात, मैंडेटरी इंजंक्शन इज नथिंग कि किसी चीज को करने के लिए कोई काम करना जरूरी है। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ एन जो ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन है, याद रख लो, यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में लिख दो बीओओ, आपके बेयर एक्ट में लिख दो बीओ, क्योंकि आपको याद रहेगा कि आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा मैंडेटरी इंजंक्शन का, परपेचुअल इंजंक्शन का, तो ये शब्द लिखना है। कोई ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन को रोकने के लिए कोई एक्ट परफॉर्म करना जरूरी है, कोर्ट उसको करवा भी सकती है। तो कोर्ट क्या करेगा? एक इंजंक्शन दे देगा टू प्रिवेंट द ब्रीच एंड ऑल्सो टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ रिक्विजिट एक्ट। सिंपल, इसमें कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल सा है कि मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है कि किसी परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट को कंपेल करना कि आपको ये काम करना है। अब देखो, एक हमने सेक्शन पढ़ा था कंपनसेशन के बारे में। तीन तरीके कंपनसेशन होता है कि प्लेंटिफ इन एडिशन कंपनसेशन मांग सकता है। क्या मांग सकता है? इन एडिशन कंपनसेशन मांग सकता है। कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि कंपनसेशन इनसफिशियंट है, मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मतलब ऐसे ही कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट को कंपनसेशन लगता है कि बेचारे को कंपनसेशन दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट कंपनसेशन दे देगा। और थर्ड नंबर पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कंपनसेशन दिया जाना चाहिए लेकिन सफिशिएंट नहीं है। एक बार हैंड रेस करो, आपको सबको याद है सफिशिएंट नहीं है, तो वो फिर क्या, सॉरी, स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ सफिशिएंट नहीं है, तो कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ के साथ भी कंपनसेशन दे देगा। सबको याद नहीं है क्या? सब याद, हैंड रेस करो। तो कौन सा सेक्शन था? ये 21 ही था। अब लेकिन अब ये इंजंक्शन में कंपनसेशन की बात की, इंजंक्शन में डैमेजेस की बात की, देखिए कि द प्लेंटिफ इन अ सूट फॉर परपेचुअल इंजंक्शन, सूट कहाँ लगता है परपेचुअल इंजंक्शन का? याद कर लो, सेक्शन 38 में। कैसे लगती है? सेक्शन 38। और मैंडेटरी इंजंक्शन अंडर सेक्शन 39 क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है डैमेजेस इधर इन एडिशन, शब्द ध्यान से सुनो, या तो एडिशन में मांग सकता है, मतलब कि भाई मुझे ये इंजंक्शन भी दो, टेम्पररी में नहीं बोला इन्होंने, ये क्या बोलेगा कि मुझे इंजंक्शन में ही दो और मुझे डैमेजेस भी दो। ठीक है, और इन सब्सटीट्यूशन फॉर सच इंजंक्शन, या तो एडिशन में मांग सकता है और या सब्सटीट्यूशन में मांग सकता है। किसमें मांग सकता है? सब्सटीट्यूशन में मांग सकता है। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दो, सिंपल कि टेम्पररी जो परमानेंट इंजंक्शन है और मैंडेटरी इंजंक्शन है, उसमें कोर्ट या तो इन एडिशन या इन सब्सटीट्यूशन, दोनों चीजें, इन एडिशन और इन सब्सटीट्यूशन, कोर्ट ये पर्सन क्या मांग सकता है? प्लेंटिफ इंजंक्शन मांग सकता है। फिर सब सारे एसआरए में हम जिंदगी भर में यही पढ़ के आए कि कंपनसेशन जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक मांगा नहीं जाएगा, रिलीफ तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक मांगा नहीं जाएगा। तो इसमें भी ये लिखा है कि रिलीफ ऑफ डैमेज कब तक नहीं दिया जाएगा। रट लेना ये चीज, कि आपके मेन प्री का क्वेश्चन है कि पार्टी ने रिलीफ नहीं मांगा तो दिया जाएगा क्या? तो नहीं दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोई रिलीफ ऑफ डैमेजेस नहीं दिया जाएगा इस सेक्शन के अंदर, अनलेस प्लेंटिफ उस क्लेम को क्या, उस रिलीफ को क्या कर लेता है? क्लेम कर लेता है। ठीक है, तीसरा, फिर हमने बार बार यही चीज पढ़ी है कि उसने रिलीफ क्लेम नहीं करी है तो कोर्ट किसी भी उस स्टेज पे प्लेन को अमेंड करने के लिए बोल सकता है। क्या बोला? कि प्रोवाइडेड दैट वेयर नो सच डैमेज हैज बीन क्लेम्ड इन द प्लेंट, द कोर्ट इन court at any stage of the proceeding allow the plaintiff to amend the plaint on the such terms and condition। देखो, सेक्शन 1440 इंजंक्शन के डैमेज की बात करते हैं। किसकी बात कर? इंजंक्शन के डैमेज। 9 से 25 में जब हम बात कर रहे थे
वो किसकी बात कर रहा था? एसआरए के साथ में कंपनसेशन। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे कि अभी डैमेजेस ऊपर भी तो पढ़ के आए थे, कंपनसेशन ऊपर भी तो पढ़ के आए थे। तो वो एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कंपनसेशन है 21 में, और यहाँ पे इंजंक्शन के साथ में, इस साथ में इंजंक्शन के साथ में डैमेजेस क्लेम किया जा रहा है। क्या बोला कि the dismissal of a suit to prevent breach of an obligation existing in favor of plaintiff shall bar his right to sue for damages for such breach। जब हम सेक्शन 23 भी पढ़ के आए थे, आप लोगों को याद है, मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने स्पेसिफिक रिलीफ का सूट लगाया और उस स्पेसिफिक रिलीफ के सूट को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। कोई मुझे बता सकता है? मितांश तुम बताओ कि क्या वो आप कंपनसेशन का नया सूट लगा सकता है क्या? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को डिसमिस कर दिया, स्पेसिफिक रिलीफ की तुझे नहीं मिलेगा, तो क्या कंपनसेशन का सूट लगा सकता है क्या? अरे कोई तो बताओ, याद नहीं है क्या? नो निकिता, मैम। सबको एक बार सब हैंड रेस कर तो याद करके आओ पूरा पुराना सेक्शन। ये देखो 24, बार टू कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक बार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डिसमिस हो गया, अब आप नया कंपनसेशन का सूट नहीं ला सकते थे। आपको मांगना है तो उसी सूट पे मांग लो। एक बार सब हैंड रेस कर दीजिए। ये यदि नहीं पता तो आपने कुछ एसआरए मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है, या एसआरए में इतने से तो सेक्शन है 42, और वो भी याद नहीं रहेंगे तो गलत है। तो इन्होंने यही कहा कि तुमने मांगा, किसमें मांगा? टेम्पररी इंजंक्शन में मांगा। मतलब आपने क्या मांगा? आपने परपेचुअल इंजंक्शन मांगा। अब आपको इंजंक्शन नहीं दिया गया, लाइक नहीं दिया गया, प्लेंटिफ को डिसमिस कर दिया कि भाई तेरे फेवर में कुछ BOO एग्जिस्ट नहीं करता, ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या कर सकता है? जो प्लेंटिफ है उस वो बार हो जाएगा। अब वो कभी भी डैमेज इसका सूट भी क्लेम नहीं कर सकता। एक बार इसके लिए याद रखो, वापस याद रखो, मैंने क्या बोला आपको? पहले भी मैंने आपको बोला स्पेसिफिक रिलीफ का सूट आपका डिसमिस हो गया तो आप कंपनसेशन का सूट भी नहीं लगा सकते हो बाद में। यहाँ पे सेम बात है कि आपका यदि इंजंक्शन का सूट ही डिसमिस हो गया, आपने लगा कि सर इसको ये ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन मेरे फेवर में एग्जिस्ट करता है, इसको क्या कर दो, इसको दो मुझे injunction दो। कोर्ट ने डिनाई कर दिया, कोर्ट ने डिनाई कर दिया, तो कोर्ट में वो वापस वो डैमेजेस का सूट नहीं लगा सकता। सेक्शन 40 डन। एक बार सब हैंड रेस कर दीजिए। कुछ भी नहीं, देखो सिंपल सिंपल सेक्शन है, कुछ भी नहीं। सेक्शन 40 क्या बोल रहा है? डैमेजेस। सिंपल सी बात बोला, डैमेजेस। कि यदि इंजंक्शन आप मांग रहे हो तो आप डैमेजेस भी मांग सकते हो इन एडिशन और इन सब्सटीट्यूशन। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन कोर्ट दे देगा। सेकंड नंबर हमने पढ़ा कि यदि आपने नहीं मांगा तो कोर्ट नहीं देगा। ठीक है, आपने नहीं मांगा डैमेज तो कोर्ट नहीं देगा। और फिर उन्होंने बोला कि यदि तुमने नहीं मांगा तो प्लेंट अमेंड कर लो, और यदि आप एक बार आपका इंजंक्शन का सूट बार हो गया, आप कभी भी डैमेजेस का सूट नहीं लगा सकते हो। अब इंजंक्शन वैन रिफ्यूज, मैं मांगने पहुंची, सर इंजंक्शन दे दो। क्या दे दो? इंजंक्शन। मैं मांगने पहुंची कि सर मुझे इंजंक्शन दे दो। क्या दे दो? इंजंक्शन दे दो। कोर्ट कब मना कर सकता है, आप खुद सोचो। यदि मुझे कुछ याद भी नहीं है तो फिर भी, यदि मैंने क्लास में एग्जाम यार जैसे 2021 का मेंस का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन, इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड, तो आप कुछ सोचो। क्या मैं बोल रही हूँ कि सर जैसे निकिता है, इसको सूट लगाने मत दो, इसको किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में जाने मत दो, ऐसा मैं कर सकती हूँ क्या? तो मैं ऐसा इंजंक्शन का सूट कोर्ट नहीं, कोर्ट मना कर देगा कि भाई ऐसे सूट क्यों, उसका अधिकार है, आप सभी को पता है उसका अधिकार है ये। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में जाना सेक्शन 28 चलता, ऐसा कुछ होता होगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, निकिता को जुडिशियल प्रोसीडिंग में जाने के लिए यदि मैं इंजंक्शन मांग रही हूँ, कोर्ट ऐसा इंजंक्शन नहीं देगा। क्या करेगा? कोर्ट ऐसा इंजंक्शन नहीं देगा। अब मान लीजिए कि निकिता किसी लीगल प्रोसीडिंग में जाना चाहती है, आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग में जाना चाहती है, तो इसमें भी कभी भी ऐसा कोर्ट निर्णय नहीं देगा। अपीलिएट कोर्ट में जाना चाहती है तो मैं बोलूँ सर रोको इसको, नहीं देगा ऐसा नहीं। और क्या हो सकता है? तो 3-4 रखो, जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड ही दिखेंगे, सिमिलर से कंटेंट दिखेंगे। और क्या हो सकता है? मैं ऐसी चीज के लिए इंजंक्शन मांग रही हूँ जिसका कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकता। भाई जो चीज स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकती, कोर्ट उस चीज के लिए इंजंक्शन क्यों देगा? तो कोर्ट इस चीज में भी इंजंक्शन नहीं देता है। और सुनो कि मैं ऐसी चीज के लिए इंजंक्शन मांग रही हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसमें मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, तो कोर्ट ऐसा इंजंक्शन का ऑर्डर नहीं देगा। मैं ऐसी चीज के लिए, ऐसे न्यूसेंस के लिए
इंजंक्शन मांग रही हूँ जो हुआ ही नहीं है, मैं एवं इंजंक्शन मांग रही हूँ कि सर ऐसा न्यूसेंस हो जाएगा, और सामने प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोर्ट कभी भी इंजंक्शन नहीं देगा। ऐसी चीज के लिए कोर्ट इंजंक्शन नहीं देगा जिसमें प्लेंटिफ ने अपनी सहमति दे दी है। ऑफ कोर्स तू खुद सहमति दे रहा है और तू खुद इंजंक्शन देने के लिए आया है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। और क्या हो सकता है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रेसिडिंग को रोकने के लिए, ये जैसे मल्टीप्लिसिटी की बार बार, मल्टीप्लिसिटी को मतलब प्रेसिडिंग को रोकने के लिए, और अपन सोचें कि क्या हो सकता है इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मोस्टली यही चीजें कुछ लिखी हुई, कब इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा, एक एक पॉइंट। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा, कोर्ट ऐसा इंजंक्शन का ऑर्डर नहीं देगा। आइए देखते हैं, ऐसे कुछ लिखा होगा, एक दो पॉइंट अलग लिखे होंगे, तो कब कब कोर्ट इंजंक्शन का ऑर्डर नहीं देता है। आपने पुराने पुराने सब चीजें सुन ली थी कि जो भी मैंने कही थी कि कब कब इंजंक्शन नहीं दे सकता। अब देखिए, सुनो, आ जाइए पेरेंट देखते हैं, कोर्ट कब कब इंजंक्शन के लिए रिफ्यूज कर देगा, कोर्ट कब कब इंजंक्शन को रिफ्यूज कर देगा। तो देखो मैंने क्या कहा था, चार चीजें कैसी है क्रिमिनल वो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग जैसी, जैसे टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन विच इंजंक्शन इज सॉट। कि ऐसे मतलब सिंपल, आप तो सिंपल सोचो कि किसी व्यक्ति को जुडिशियल प्रोसीडिंग में जाने से रोकने के लिए इंजंक्शन कभी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा इंजंक्शन कब दे देगा, जब उसको ऐसा लग, भाई ऐसे तो कोर्ट, ऐसे तो रेस जुडिकेट अप्लाई नहीं होगा, ऐसे तो कभी जिंदगी में रेस जुडिकेट अप्लाई नहीं होगा यदि अपन इस चीज में इंजंक्शन नहीं देंगे। तो कोर्ट बोल रहा है, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकने के लिए ऐसा इंजंक्शन दिया जाना जरूरी है, तो दे देगा। एक बार हैंड रेस करो, जुडिशियल प्रोसीडिंग में जाने से लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाता, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कोर्ट को ऐसा लगता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग हो जाएगी तो रोक सकता है। सेकेंड, कि किसी भी व्यक्ति को अपीलेट कोर्ट में जाने से नहीं रोका जाएगा, कि किसी भी व्यक्ति को उस कोर्ट में इंस्टीट्यूट करने से या प्रोसिक्यूट करने से नहीं रोका जाएगा किसी कोर्ट में जो उस कोर्ट का सबॉर्डिनेट नहीं, मतलब उस कोर्ट का सबॉर्डिनेट, सिंपल सा ये बोल रहा है कि अपीलेट कोर्ट में जाने से किसी को नहीं रोका जाएगा। तीसरा, कि आप किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी को अप्लाई करने से किसी व्यक्ति को रिस्ट्रेन नहीं करोगे, ठीक है, किसी व्यक्ति को किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई करने से रिस्ट्रेन नहीं करोगे, और किसी भी क्रिमिनल मैटर को इंस्टीट्यूट करने में, प्रोसीडिंग करने में आप रेस्ट्रेन नहीं करोगे। तो मैंने चार चीजें बोली कि टू रिस्ट्रेन फ्रॉम एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, कि आप जुडिशियल प्रोसीडिंग में जाने से नहीं रोक सकते, एक्सेप्ट कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा चीज जरूरी है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकने के लिए। आप किसी भी व्यक्ति को अपीलेट कोर्ट में जाने से नहीं रोक सकते, आप किसी भी व्यक्ति को लेजिस्लेटिव बॉडी के पास जाने से नहीं रोक सकते हो, और आप किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल मैटर को इंस्टीट्यूट या प्रोसिक्यूट करने से नहीं रोक सकते हो। फिर बोला कि आप किस, ये चार एक बार सब याद रख लेना, ये चार तो क्या है, ये चार जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है जनरली, ठीक है। मैंने क्लास में आपको स्टार्टिंग बता दी, ये चार आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। और देखो कि पार्ट 4 ये बोला कि जिस चीज का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, जिस चीज का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, उस चीज के लिए कोर्ट कभी भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करे। फिर ऐसा न्यूसेंस, मैंने देखो मुझे कुछ भी याद नहीं था, मेरे को याद नहीं है ये, मैंने पता नहीं कब पढ़ाया है सारे, मैं तो आपके साथ साथ पढ़ती हूँ, मैं तो, मेरा उद्देश्य अभी क्लास लेने का यही है कि मैं मेरी पढ़ाई हो जाती, लेकिन मैंने कितने टाइम पहले पढ़ा है, मान लो ये मैंने पढ़ा होगा आरजेएस मेंस जब मैंने दिया 2024 का, तब से पढ़ा हुआ है मैंने, लेकिन मेरे माइंड में चीजें क्लियर है कि तीन चार पॉइंट ये दे रखे होंगे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, कि ये चीज हो गया कि इस चीज का जिसका स्पेसिफिकली एनफोर्समेंट नहीं किया जा सकता, ऐसा न्यूसेंस जो रीजनेबली क्लियर ही नहीं हो रहा न्यूसेंस है, तो ये भी देखा। और फिर मैंने बोला ऐसा ऐसी चीज जिसमें प्लेंटिफ ने ही सहमति दे दी है, ठीक है, किसने, प्लेंटिफ ने सहमति दे दी है। फिर ये बोला कि कोई अदर इफेक्ट, मतलब कोई अदर इफेक्टिव रिलीफ अवेलेबल है तो इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा, मतलब कोर्ट को ऐसा लगता है कि इंजंक्शन के अलावा अपन ये रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, तो कोर्ट इंजंक्शन नहीं देगा। कोर्ट को ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये डिले कर देगा, तो कोर्ट कभी भी इंजंक्शन नहीं देगा। फिर जिस जिस केस में उस व्यक्ति का कोई पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है, कोर्ट इंजंक्शन नहीं देगा। और मतलब प्लेंटिफ का कुछ काम या एजेंट का कुछ काम उनको क्या करता है, कर देता है, डिसएंटाइटल बना देता है। मतलब प्लेंटिफ ने ऐसा कुछ काम किया, प्लेंटिफ ही फ्रॉड कर रहा है,
तो प्लेंटिफ को इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। एजेंट फ्रॉड कर रहा है तो एजेंट को इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें देखो मैंने क्या कहा, इंजंक्शन कब कब नहीं दिया जाएगा, यदि स्क्रीन को भी नहीं देखी तो 4 अपने जुडिशियल प्रोसीडिंग, पहला जुडिशियल प्रोसीडिंग लिखा है, दूसरा अपीलिएट बॉडी लिखा है, तीसरा लेजिस्लेटिव बॉडी लिखा है, और चौथा क्रिमिनल मैटर लिखा है। फिर जिसमें प्लेंटिफ ने सहमति दी है, जिसमें प्लेंटिफ इंटरेस्टेड नहीं है, जिसमें ऐसा न्यूसेंस जो सामने दिख ही नहीं रहा न्यूसेंस, अदर कोई इफेक्टिव रिलीफ अवेलेबल है, जिसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिले करे, और जिसमें प्लेंटिफ ने ऐसा कुछ काम कर दिया है जो उसको डिसएंटाइटल बना देता है। एक बार सब हैंड रेज कर दो, सब हैंड रेज कर दीजिए, मैंने समझा दिया। अब आइए एक अच्छा क्वेश्चन जिसको समझने में लोग बहुत बड़ी गलती करते थे। सेक्शन नंबर 42 बहुत अच्छा सेक्शन है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, बहुत 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 मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत पॉजिटिव सेक्शन दिया है। लिखा तो इसमें नेगेटिव है लेकिन काफी अच्छा दिया है। समझो, मैं हूँ पारुल जैन, मैंने शालिनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए होटल की मैनेजर है, मैंने शालिनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हारे यहाँ पर मतलब नेक्स्ट मंथ, जो भी नेक्स्ट मंथ है वो पूरा तुम्हारे यहाँ पे ही समर्पित करूंगी। मैं तुम्हारा, ये है परफॉर्मर, मतलब गाना गाती है, म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन नहीं सिंगर है ये, और बहुत फेमस सिंगर है, ऐसी नहीं है, बहुत फेमस सिंगर है। इसने शालिनी से एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हारे नेक्स्ट 1 मंथ तुम्हारे यहाँ पे गाना गाऊंगी और किसी जगह गाना गाना नहीं। आज तक क्या इसे स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जा सकता है कि पारुल मना कर दे? मतलब गलत मत बोलना, देखो मुझे हर्ट हो जाएगा सच में। क्या इसे स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जा सकता है क्या, बताओ? नहीं। आप वो आस्था, आपका नाम है आस्था? और कोई बताइए, करा जा सकता है निकिता मैम? करा जा सकता है क्या इसे स्पेसिफिकली एनफोर्स? पारुल बोल रही नहीं गा रही मैं, बताओ। सौम्या मैम, गरिमा मैम, नो नहीं, मैम, नहीं करवा सकते। दिव्यांशी करवा सकते हैं नो कि नहीं मैम। करवा? प्रियंका मैम, विनी मैम लेट ज्वाइन करा था। तो सबको समझ में आ गया कि नहीं करवा सकते। सेक्शन 14 पढ़ के आओ जाके जल्दी से, पढ़ के आओ सेक्शन 14। अब बताओ मितांश, सेक्शन 14 का कौन सा है, कौन सा सब सेक्शन है? सी, कौन सा? पर्सनल बॉन्डिंग। सी मैम, सी। सी, आर्टिकल 14 का सी। जाके सब लोग पढ़ के आओ जल्दी, जाके 14 का सी, और हैंड रेस कर देना पढ़ने के बाद में, और सब पढ़ के आओ, सब हैंड रेस करो पढ़ के, ठीक है? तो आप इसको स्पेसिफिकली एनफोर्स क्यों नहीं करवा सकते हो? क्योंकि पर्सनल क्वालिफिकेशन है, पर्सनल चीजें, प्रोफेशनल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड है। भाई सब हैंड रेस कर दो, आप ये इन्फोर्स नहीं करवा सकते कि शालिनी जाके नहीं बोल सकती मुझे जबरदस्ती गाना गवाओ, नहीं करवा सकती। लेकिन ये कौन सा एग्रीमेंट है? पॉजिटिव एग्रीमेंट, समझ लो। लेकिन इसने और एग्रीमेंट क्या किया था पारुल ने, मैं किसी और जगह गाना नहीं गाऊंगी। तो भाई साहब आप ये इन्फोर्स नहीं करवा सकते, लेकिन इस पर इंजंक्शन लगवा सकते हो कि तू यहाँ नहीं गा रही तो तुझे स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये नेगेटिव एग्रीमेंट है ना, इसको, इसके लिए इंजंक्शन दिया जा सकता है। एक बार सब हैंड रेस कर दीजिए। बहुत बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा सेक्शन लगता है ये। तो आइए देखते हैं कि notwithstanding anything contained in section 41E, क्या है 41E? टू प्रिवेंट, 41E टू ब्रीच, चाहे इसमें क्या लिखा है कि जिस चीज को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता उसका हम इंजंक्शन नहीं ले सकते, ये लिखा है ना सेक्शन 4। अब पढ़ के आए अपन 41 के ई में कि जिस चीज को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता उसको हम कभी भी इंजंक्शन नहीं देंगे। लेकिन इसमें क्या लिखा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड in clause E of 41E, where a contract comprises a affirmative agreement to do a certain act. Affirmative क्या था, मैं तुम्हारे यहाँ गाना गाऊंगा, coupled with a negative agreement, express or implied, coupled with a negative agreement expressed or implied not to do certain act. तो एक तो क्या, मैं तुम्हारे यहाँ गाना गाऊंगा, और दूसरा coupled with an agreement which is negative, not to do certain act, मैं ये काम नहीं करूंगा. The circumstances that the court is unable to compel specific performance of the agreement, अफर्मेटिव एग्रीमेंट, ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी परिस्थिति है कि कोर्ट क्या नहीं कर सकता, अफर्मेटिव एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करवा सकता। इट शैल नॉट प्रिक्लूड, ये कोर्ट को किसी भी तरीके से मना नहीं कर रहा है फॉर ग्रांटिंग इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट।
एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया क्या? सेक्शन 41 की ई में मैम एक कोई भी बार बात फिर से लिखिए। प्लीज। सुनो, इलस्ट्रेशन तो समझ में आया? यस आप मैम। देखो यहाँ ये गाना गाने, लैंग्वेज थोड़ी सी मैम, वो सब बिल्कुल समझ आ गया लैंग्वेज। एक एक शब्द बहुत अच्छा लिखा हुआ है। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अफर्मेटिव एग्रीमेंट है। अफर्मेटिव एग्रीमेंट कौन सा था गरिमा? मैम कि वो कहीं और गाना नहीं गाएंगे। अरे, ये नहीं था, मैं तुम्हारे यहाँ गाना गाऊंगा। अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव, कि मैं तुम्हारे यहाँ ओके मैम। गाना गाऊंगा। नेगेटिव एग्रीमेंट क्या था? कि नहीं कहीं मैं, और नहीं गाऊंगा। कि मैं कहीं और नहीं गाऊंगा, मैं कहीं और नहीं। मैं इस लाइन को यदि मैं बनाऊं भी नहीं तो देखो, यदि अपन अपनी लैंग्वेज बनाए, जैसे हम मान लेते हैं कि हम 10th क्लास के बच्चे और हम हमारी लैंग्वेज बना, कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 41, ये तो समझ में आ गया ना? ये वाला यस लाइन, ये मैम। वाली चीज समझ में आ गई। 41 क्यों लिखा है? क्योंकि वहां यस लिखा है मैम। कि जहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता वहां इंजंक्शन नहीं होता। वेयर एन एग्रीमेंट कंटेन्स वेयर एन एग्रीमेंट कंटेन्स affirmative affirmative agreement coupled with negative agreement। एक अग्रीमेंट में, एक कॉन्ट्रैक्ट में अफर्मेटिव एग्रीमेंट भी है और नेगेटिव एग्रीमेंट। एंड सच सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, द कोर्ट सच सर्कमस्टांसेस दैट द कोर्ट आर अनेबल, कोर्ट अनेबल है टू परफॉर्म, टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ एन अफर्मेटिव एग्रीमेंट। यहाँ कोर्ट क्या है? कोर्ट अनेबल है, कि मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट दैट द कोर्ट इज अनेबल टू परफॉर्म कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द अफर्मेटिव एग्रीमेंट शैल नॉट प्रिक्लूड, ये कोर्ट को प्रिक्लूड नहीं कर रहा, शैल नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट टू गिव इंजंक्शन फॉर नेगेटिव अग्रीमेंट। एक बार सब एंट्रीज कर दो करीना, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? आइए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट मतलब प्लेंटिव, लेकिन यही है कि प्लेंटिव पे जो चीजें बाइंड नहीं है उसके लिए परफॉर्म करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट द प्लेंटिव हैज नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सो फार एज टू बाइंडिंग। जैसे मान लीजिए कि शालिनी है और पारुल है, इनके अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन थे, अपनी अपनी जिम्मेदारी थी। यदि शालिनी के यहाँ होटल में गाना गा रही थी ना, यदि शालिनी को पारुल को रोकना है, यदि शालिनी को पारुल को रोकना है, तो कुछ चीजें इस पे भी तो बाइंड होगी, कुछ चीजें इस पे भी तो बाइंड होगी, कुछ चीजें इसमें भी, इसके लिए भी तो लिखी हुई होगी, तो शालिनी को वो चीजें कंप्लीट करनी पड़ेगी। भाई पैसे वैसे मत दे तू गाना नहीं गाने के, लेकिन कुछ और भी तो चीजें हो सकती है। जैसे उसने बोला होगा कि 7 बजे आना और शालिनी 5 बजे ही बुला रही है, समझ रहे हो? तो 5 बजे बुला रही है, तो आप आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज नहीं लिखी थी कि मैं 5 बजे बुलाओगे, और जो चीजें उस पे बाइंड है ना, उसको पूरा करने में वो व्यक्ति फेल नहीं होना चाहिए। शालिनी कॉन्ट्रैक्ट लगा रही, सूट लगा रही है ना, कि सर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते, तो आप इंजंक्शन दे दो, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, मतलब नेगेटिव एग्रीमेंट को, जो नेगेटिव एग्रीमेंट है उसके लिए इंजंक्शन दे दो। तो शालिनी को अपनी जिम्मेदारी से मुकरना नहीं पड़ेगा। मतलब शालिनी ने जब बोला कि 7 बजे, तो पारुल यदि 7 बजे गाना गाने आ रही है, तुम बोलोगे कि 4 बजे आओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये लिखा प्रोवाइडेड दैट कि प्लेंटिफ की जिम्मेदारी है कि वो फेल नहीं होना चाहिए टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विच इज बाइंडिंग ऑन हिम, वो चीजें जो उस पर बाइंड है उसको परफॉर्म करने में फेल नहीं होना चाहिए। एक बार हैंड रेज कर दो, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका, सिंपल सा है, कुछ है नहीं खास। सारा आप नोट्स में से पढ़ लेना, टेम्पररी इंजंक्शन, इसमें इंजंक्शन में डिफरेंस। एग्जाम्पल, पारुल ने शालिनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरे थिएटर में 1 साल तक गाना गाऊंगी और कहीं गाना नहीं गाऊंगी। ये दो दो एग्रीमेंट, इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 एग्रीमेंट है। एक तो शालिनी के यहाँ पे गाना गाएगी 1 साल में,
ठीक है। तो ये चीज को स्पेसिफिक इन्फोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि पर्सनल क्वालिफिकेशन से बेस्ड है और 14C से बाहर है। इससे बाहर है, 14C से बाहर है। लेकिन निगेटिव निगेटिव एग्रीमेंट दैट पारुल कहीं और गाना नहीं गाएगी, इसे स्पेसिफिकली एनफोर्स, इसमें ये मत बोलो स्पेसिफिकली एनफोर्स कैसे, इसके लिए इंजंक्शन दिया जा सकता है कि पारुल आप कहीं और गाना नहीं गाओ। ठीक है। अब यहाँ ध्यान रख लो, ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल है, सेक्शन 18 के अलावा सब कंप्लीट हो चुका है। ये शेड्यूल है जिसको 20A और 41HA अपन पढ़ के ना, HA में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो डिले कॉज कर देंगे उनके लिए इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता, उसको ध्यान में रखते हुए 20। आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर 5 है। कितने हैं? 5। कैसे याद करोगे? एक तो आप मान लो कार, ये मान लो बिजली, ये मान लो पानी, ठीक है, ये मान लो संचार के साधन कम्युनिकेशन, और ये मान लो सोशल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सिंपल सा मान लो कि आप अपनी कार में बैठे हो, आपके कार में लाइट है, ठीक है, आपके कार में पानी है, पानी की बोतल रखी हुई है, आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो, और मतलब ऐसे मान लो कि कुछ सोशल काम कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला, सोशल क्या, कार में बैठे बैठे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहते हैं और कमर्शियल का काम करते हैं। तो याद नहीं होते हैं ये 5 चीजें क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट। हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ट्रांसपोर्ट पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एनर्जी, एनर्जी पढ़ी। फिर हमने पढ़ा वाटर। वाटर, वाटर में सिर्फ पानी नहीं आता, वाटर में सिंचाई, वाटर में सिंचाई के साथ में कृषि में पानी देना, वाटर सैनिटेशन, मतलब सब चीजें सुधार की चीजें। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में टेली कम्युनिकेशन, और सोशल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आते हैं? एजुकेशन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेना, ऐसे कुछ वो नहीं है। कि जैसे हमने जब भी बोला ट्रांसपोर्ट्स तो हमने बोला रोड, ब्रिजेस, पोर्ट, शिपयार्ड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे ट्रक्स, ठीक है। फिर हमने बोला बिजली, बिजली पानी बोला, बिजली में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पानी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने कहा पानी अकेला नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई पाइपलाइंस, प्लान, सीवरेज, इरिगेशन, ये सब चीजें आती है, ऐसे याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन में टेली कम्युनिकेशन, टावर्स, जो टावर वावर लगता है वो सब आते हैं। कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हॉस्पिटल, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये सब चीजें। एक बार हैंड रेस कर दो, खत्म होता है यहाँ पे सेक्शन 18 बचता है। 2 मिनट का टाइम दो। सेक्शन 18 वेयर एक्स से पढ़ो पहले, फिर अपन पढ़ते हैं। एक बार किसी ने नोट्स के प्रिंट निकाले हो तो प्लीज देखना नोट्स में सेक्शन 18 लिखा हुआ है क्या, जल्दी से 4 पेज को पलट यस पलट के। मैम, 23 पेज नंबर। 23 पेज नंबर। समझ में आया कि क्या लिखा हुआ है? किसी को आया कि समझ में? कोई बताओ। यस मैम। बताओ क्या लिखा है? मतलब मैम समझ अगर थोड़ा 20, बहुत, हाँ बताओ क्या हाँ लिखा है? मैम आ गया। थोड़ा सा टिपिकल सेक्शन है, मेरे को ही समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा मैम सा मुझे टिपिकल है ना ऐसा। प्रॉपर तो नहीं आया है, आप समझाओगे तो ही, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा वो पढ़ा देखो मैंने, समझो, एग्जाम्पल वगैरह नोट से तो आया है थोड़ा थोड़ा। देखो समझो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे ना तो समझ में आएगा। मैं हूँ, मैं और मान लो आस्था मैम, आस्था है, पारुल है, ठीक है। ये है मर्सिडीज बेंज, ठीक है, उनकी कोई मैनेजर है, और पारुल है, पारुल खरीदने जा रही है, ये है सब दिमाग में है कि खरीदनी। पारुल खरीदने जा रही, पारुल बोली कि मुझे व्हाइट कलर की मर्सिडीज बेंज। किस कलर की? व्हाइट कलर की मर्सिडीज बेंज, ठीक है। और आस्था, चलो ठीक है, वैगन आर बोलते थे, वैसे मैं ऊंचा सोचती हूँ लेकिन ठीक है, बार बार ऐसा लगे, वैगन आर चाहिए, व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की वैगन आर चाहिए। और आस्था क्या बोल रही है? आस्था बोल रही है कि, आस्था ने बोला कि बोले हम चाहे एग्रीमेंट तो ये करके आए थे व्हाइट कलर की, अब आस्था बोल रही ग्रे। तो पारुल, पारुल बोली भाई मैं क्यों करूं, भाई मैंने तो व्हाइट कलर की वैगन आर की बात करी थी, तुम ग्रे कलर की क्यों दोगे? ठीक है। अब पता क्या होता है, पारुल मना कर गई, नहीं करूंगी। तो ये पहुंच गई आस्था कोर्ट में। मान लीजिए आस्था मैनेजर है डायरेक्ट, पर ये आस्था पहुंच गई कोर्ट में कि सर क्या करो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब जैसे ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करेगी तो डिफेंडेंट क्या सेट करेगा? वेरियांस सेट करेगा। क्या सेट करेगा? वेरियांस सेट करेगा कि सर इसने तो मुझे व्हाइट कलर की वैगनार करने की देने की बात की थी, अब ये मुझे ग्रे कलर, क्या इसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करेगा क्या कोर्ट? आज वैसे तो कहने को या नो कोर्ट को मैम। सारे देखो करेगा, करेगा, लेकिन कब करेगा? जब ये रेडी हो जाएगी कि वह व्हाइट कलर की कार।
एक बार हैंड रेस कर दो। ये इलस्ट्रेशन, ये जो है ना, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो करना है, मतलब जरूरी तो है, लेकिन जो डिफेंडेंट वेरिएंस सेटअप कर रहा है ना कि भाई सर हमारा तो ये अग्रीमेंट हुआ था, हमारा ये अग्रीमेंट हुआ था, आप इसको कर तो रहे हो, तो यहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब तक नहीं करेगा जब तक कि ये व्हाइट कलर की कार देने के लिए अग्री ना हो जाए। एक बार हैंड रेस कर दीजिए, समझ में आया तो। अब आइए पढ़ते हैं, अब समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी टिपिकल सेंटेंस है, थोड़ी सी टिपिकल सेंटेंस है, पता नहीं मैं क्यों भूल गई होंगी, मेरे को एकदम से याद भी नहीं आया मुझे, पता है उस पर ग्रुप तो पता चला और मैं भूल भी गई। चलो बढ़िया, अब देखो। वेयर अ प्लेंटिफ, हु इज प्लेंटिफ आस्था, सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, राइटिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है मान लीजिए, टू विच द डिफेंडेंट सेट्स अप अ वेरिएशन। मतलब उसने क्या करा था, बात तो ये हुई है हमारी कि ग्रे व्हाइट देंगे, लेकिन राइटिंग में भी चलो ग्रे लिख दिया या कुछ भी लिख दिया वाइस वर्सा, लेकिन डिफेंडेंट प्लेंटिफ क्या बोल रहा है, प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो वेरिएंस जो डिफेंडेंट सेटअप कर रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर ले। जैसे कब कब को इन फॉलोइंग केसेस की, जब क्या था ये, मतलब ये मिसरिप्रेजेंटेशन था, आस्था का मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें तीन चार चीजें कि क्या हो सकता है कि आस्था को मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो कि इसने व्हाइट, इसने तो ग्रे कलर की कार का दिया था, लेकिन एक्चुअल में डिफेंडेंट बोल रहा है कि भाई मैंने व्हाइट दिया था, मैं क्यों बोलूंगा ग्रे, व्हाइट दिया था। तो चाहे वो फ्रॉड हो आस्था का, या वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, या मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। द रिटन कॉन्ट्रैक्ट इन ऑफ विच परफॉर्मेंस इज सॉट, जिस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस सॉट की गई है इन इट्स टर्म्स एंड इफेक्ट डिफरेंट, जिस जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस सॉट की गई है उसके टर्म्स एंड इफेक्ट डिफरेंट है, व्हाट द पार्टीज अग्री टू, व्हाट द पार्टीज अग्री टू, कि जिस देखो तब व्हेन plaintiff seeks a specific performance in which the defendant sets up a variance, the court shall not order a specific performance to the plaintiff unless 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 he accepts the variation claimed by the defendant in following case, where fraud mutual mistake नहीं है, mistake of fact, fraud, mistake of fact, or where fraud or mistake of fact or misrepresentation, through misrepresentation, क्या हो, जिस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस सॉट की गई हो वो डिफरेंट है, वो डिफरेंस है जिस पर पार्टी अग्री हुई थी। अब जैसे और देखो कि मैंने, चलो यार वैगनआर एक i20 मेरी गाड़ी है i20, कि मैंने एक i20 की बात करी आसानी से, एक एलॉयज व्हील्स होते हैं, आप लोगों को पता होंगे, ठीक है, अच्छे सुंदर से दिखने वाले। मैंने इनको कहा था कि मेरी गाड़ी में एलॉय व्हील्स होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। इन्होंने बनाया तो है पूरा कॉन्ट्रैक्ट, व्हाइट कलर की i20 भी करवाई है, लेकिन इन्होंने ये वाली चीज नहीं लिखी, एलॉय व्हील वाली। तो ये चीज भी हो सकती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में डज नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स अग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज ऑन विच द डिफेंडेंट एंटर। मैं किस बेसिस पे एंटर हुई थी, मैं इसी बेसिस पे तो एंटर हुई थी कि भाई मुझे लगा था इसमें, ठीक है। तो बस ये इलस्ट्रेशन है कि ए ने बी से अग्री किया कि व्हाइट कार देगा, ए ने बी से कहा कि वो व्हाइट कार देगा, बी व्हाइट कार ही खरीदना चाहता था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ए वांट्स टू डिलीवर ब्लैक कार, तो ए इज नॉट एंटाइटल फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अनटिल अनलेस वो ब्लैक कार डिलीवर ना करें। एक बार हैंड रेज कर दो, सिंपल सा था, लाइन बनानी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सबको समझ में आया, सौम्या मैम, निकिता मैम, आस्था मैम, अब जो भी, ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या, या दोबारा समझा दूं, विनी मैम, प्रियंका मैम, दिव्यांशी मैम, ठीक है। अब आओ, अब है दूसरा पॉइंट कि मान लो, समझना कि कॉन्ट्रैक्ट है ना, किसी पार्टी को है ना, कोई मतलब दो पार्टी अग्री हुई थी कि हमारा उद्देश्य ये सर्टेन रिजल्ट ही, मतलब मैं मान लीजिए कि मैं और गरिमा मैम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और हम दोनों का उद्देश्य एक सर्टेन लीगल रिजल्ट को क्या है, प्रोड्यूस करना है। हमारा उद्देश्य एक सर्टेन लीगल रिजल्ट को क्या करना है, प्रोड्यूस करना। अब लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन उस अकॉर्डिंग फ्रेम ही नहीं हुए हैं। हम दोनों का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, हम दोनों का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हमें एक सर्टेन लीगल रिजल्ट, कि हमारा अंतिम उद्देश्य है कि इसे हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रेम हुआ है, दोनों का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रेम हुआ है वो उस अकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है।
उस अकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है, तो कोर्ट इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देगी जब तक कि दोनों म्यूचुअल सहमति से उस सर्टेन लीगल जो प्रेजेंट कर प्रोड्यूस करना है उसके टर्म्स एंड कंडीशन अमेंड ना कर ले। ठीक है, एक बार इसके लिए हैंड रेज करो। भाई तुम्हारा उद्देश्य ही वही प्रस्तुत करना है, वो तुम्हारा उद्देश्य ही वही था, तुम्हारा हमेशा से उद्देश्य वही था, लेकिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है उस तरीके से, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट उस तरीके से बना ही नहीं है। तो कोर्ट कभी भी इस परिस्थिति में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देगी प्लेंटिफ को जब तक कि डिफेंडेंट ये बोलेगा कि सर हमारा उद्देश्य तो सर्टेन लीगल रिजल्ट प्रोड्यूस करना था, अब ये मेरे को मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं, है ना। तीसरा, अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप लोगों ने नोवेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है? कौन सा सेक्शन है नोवेशन, निकिता? नोवेशन पढ़ा है, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 62 62 है। ये सबको याद है क्या? किसी को याद है या याद नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। और किसी ने पढ़ा है क्या? दिव्यांशी, गरिमा, ये आप बोलते ना कि मैम वो अपडेट करो, वो अपडेट करो। और कोई है जो क्लास ली है जिसने? 3 बच्चे, गरिमा, निकिता, दिव्यांशी। तो सेक्शन 62 है, सेक्शन 62 से लेकर सेक्शन 67 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको परफॉर्म करने की आपको जरूरत नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ साफ लिखे हुए हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है परफॉर्म। जैसे 64 65 अपन बार बार पढ़े, 64 65 वॉइड वॉइडेबल, याद हो माइंड में, बार बार मैंने आपको कई बार मैंने क्लास के दौरान 64 65 का जिक्र किया है। तो 64 65 वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 63 कोर्ट ने, वहां पर व्यक्ति ने रेमिशन कर दिया, आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 62 नोवेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय नोवेशन? मैंने और आस्था ने मिलकर सोचा कि हम, आस्था मुझे ब्लैक कार्ड डिलीवर करे, ठीक है, जो भी चार्जेस थे वो हुए, और बीच में मेरे, मान लीजिए कि मेरे हस्बैंड, मेरे भाई या जो भी है, उसको ऐसा लगा कि यार पारुल तुमने गलत डिसीजन लिया है, अभी डिलीवरी की डेट आई नहीं है इसकी, तुमने गलत डिसीजन लिया है, तुमको सफेद कार्ड लेनी चाहिए। कौन सी कार्ड लेनी चाहिए? सफेद कार्ड लेनी चाहिए। डिलीवरी के टाइम से पहले पहले बीच में मैंने आस्था को कहा कि मैम मुझे सफेद कार्ड चाहिए, आपका जो भी एक्सपेंसेस होगा, आपका जो भी एक्सपेंसेस होगा वो मैं आपको दे दूंगी। भाई आपका नई कार बनवाने में बीच में थोड़ा बहुत एक्सपेंस लगेगा, वो मैं आपको दे दूंगी। अब आप मुझे बताइए व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या था? टर्म्स एंड कंडीशंस आर सिमिलर, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सिमिलर है, बस कलर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? कलर चेंज हुआ है। आस्था, आस्था भी अग्री हुई है कि हाँ भाई आई गिव यू व्हाइट कार। अब क्या आस्था, अब ये नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मुझे बताइए ब्लैक कार को अब स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जा सकता है क्या? ब्लैक कार को अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत है क्या? इसको खरीदने और इसको बेचने की जरूरत है? तो सेक्शन 62 साफ साफ बोलता है नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको जब कॉन्ट्रैक्ट नया है, मॉडिफाई किया गया है, लेकिन पुराने टर्म्स एंड कंडीशन से मिक्स होना चाहिए, ऐसा मैच होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो पूरा ही चेंज हो गया, भाई पूरा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ब्लैक का व्हाइट ही हुआ है। तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब भाई जरूरत नहीं है तो क्या आप इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो क्या सौम्या मैम? क्या आप इसका स्पेसिफिक परफॉर्म, अब पहुंच रही आस्था कि ला भाई मैं तो तुझको ब्लैक ही बेचूंगी, तो कोर्ट क्या बोलेगा? अब क्या बोलेगा डिफेंडेंट? सेट्स अप वेरिएंस कि सर इसने हमने क्या करा था, कॉन्ट्रैक्ट करा था, हम मानते हैं, आई अग्री दैट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट को वेरी कर लिया। क्या कर लिया था? वेरी कर लिया था। बोलेगी नहीं क्या? तो बोलेगी तो कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस ब्लैक कार के लिए नहीं देगा। आइए थर्ड नंबर, इलस्ट्रेशन पढ़ने ए ने कहा कि मैं तुझे व्हाइट कार बेचूंगा, बाद में दोनों एंटर हुए न्यू कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें बात हुई ब्लैक कार बेचने की। टाइम के टेक द टाइम ऑफ डिलीवरी, ए अब व्हाइट कार देना चाहता है। ए इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या लिखा है कि वी आर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरीड इट टर्म्स। तो हमने क्या कहा? हम 3 चीजें पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए? कब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोलेगा, जब प्लेंटिफ मांगता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेकिन डिफेंडेंट वेरिएंस सेट करता है। क्या सेट करता है? वेरिएंस सेट करता है। किन किन परिस्थितियों में? जहां पे फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा क्या किया जा रहा है, कोई वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दिया जा रहा है।
या उसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, डिफेंडेंट बोल रहा है कि भाई ये चीज गलत है सर, मैं तो अग्री नहीं हुआ था। इन परिस्थितियों में कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देगा जब तक कि डिफेंडेंट की बातें नहीं सुनी। सेकंड, कि जब उन दोनों का उद्देश्य किसी सर्टेन लीगल रिजल्ट को प्रोड्यूस करना था, तो पहुंचा प्लेंटिफ की सर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो डिफेंडेंट बोलेगा कि सर हम दोनों ने ऑलरेडी डिसाइड किया था, हमारा उद्देश्य ये चीज प्रोड्यूस करना है, तो हम जब होएगी ही नहीं तो मैं क्यों करूंगा, तो कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देगा। थर्ड, जब फर्दर सब्सिक्वेंट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई चीजें चेंज कर ली गई है, तो जब तक वो चेंज की हुई चीजों के लिए सामने वाला अग्री था, अब नहीं दे रहा है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगा। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। समझ में आ गया क्या? आई होप मैंने बहुत आराम से पढ़ा है, लिटरली मैं इसको 4 दिन में कंप्लीट करवा देती हूँ। इतने दिन में 4 दिन में, सच सच बता रही हूँ, मैं इस बुक को आधे घंटे में कंप्लीट कर लेती हूँ एग्जाम में। मैम कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस। मैम आपने अभी जो भी पढ़ाया सेक्शन 18 में रिगार्डिंग वेरिएंस, इट्स रिक्वायरमेंट इज बेसिकली कि प्लेंटिफ को भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए इस वेरिएंस का, तभी वो एक्ट होगा। फिर ही कैन नॉट मूव बैक कि भाई जो हमारी पहली बात हुई थी हम उस पे मूव नहीं करेंगे। देन विल कोर्ट विल स्टार्ट कि भाई जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अब जो न्यू बन रहे वेरिएंस के साथ वी विल गो विद दैट क्लॉजेस, राइट मैम? यस। देन डजंट इट कॉन्ट्राडिक्ट द सेक्शन 16 बी पार्ट सेक्शन जहाँ 16। पे पर्सनल बार टू रिलीफ वाला मैम, जहाँ पे ये बोला जाता है कि मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन फेवर ऑफ पर्सन, जिसमें सेक्शन बी ये कहता है कि मतलब अगर हाँ, कोई भी प्लेंटिफ के लिए बोला है, देख के आओ। हाँ हाँ प्लेंटिफ जी सेट्स अप एंड वेरियाज, प्लेंटिफ सेट्स अप। अरे तो सुनो, जैसे अब देखो उसका स्पेसिफिक पुराने कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा रहा ना 16 बी में। अच्छा अपन नहीं मैम, पुरानी लेकिन चीजों वहाँ पे भी वेरिएंस की बात हो रही है ना मैम, विलफुली देखो, एक्सेप्ट वेरिएंस विद और इन सर्वर्स एंड एक रिलेशन सेकंड अपन इंटेंडेड एस्टैब्लिश्ड बाय द क्लियर कर कॉन्ट्रैक्ट। दिलाओ आपको। आ जाइए अपन सेक्शन 16 बी पे पहुंचते हैं। देखो, समझो कि मैं मान लेती हूँ ये सिमिलर चीज लिखी है, लेकिन आप ये मान लो कि सेक्शन 18 इसका फर्दरेंस है। भाई तेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए तो तू डिफेंडेंट की बात सुन ले। यदि तेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए कि भाई उसने एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है जो उसके पार्ट पे परफॉर्म होनी थी, वैसे तो ये पर्सनल बार्स टू रिलीफ है, तो कोर्ट इस चीज को परफॉर्म नहीं कर रही ना, कोर्ट उस चीज को परफॉर्म नहीं कर रही ना, जो चीज गलत है उस चीज को परफॉर्म करने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया। और सेक्शन 18 की कुछ चीजें ऐसी है जिसको वो अग्री हुआ था, जिसको देने के लिए वो अग्री हुआ था, तो वो बोल रहा है कि भाई तेरी उस चीज को हम परफॉर्म नहीं करेंगे, तेरे को तो तू सेक्शन 16 में आएगा पर्सनल बात, यदि तेरे को परफॉर्म करना है तो जो डिफेंडेंट बोल रहा है ना उसकी बात सुन ले। ठीक है। So ma'am, can we like say that कि section 18 is a extension of what we read in section 16 clause आप B? इस तरीके से मत कहो, आप हर चीज को अलग अलग मतलब अपन अपने मन में डाल लो ये चीज, ठीक है। अपने मन में डाल लो कि अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे भी अच्छा लगा ये क्वेश्चन कि भाई पर्सनल बार्स टू रिलीफ है, लेकिन आप उसको मन में डाल लो कि पर्सनल बार्स टू रिलीफ उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए है जो पहले हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर्सनल बार्स टू रिलीफ है। लेकिन जहां पे डिफेंडेंट की चीजों को उसको जब कोर्ट बोलेगा कि यदि तुझे सुनना है तो तू उसको सुन ले, मतलब उसकी बात को एक्सेप्ट कर ले, तो हम तेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर देंगे। तो वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए बार कर रहा है, लेकिन जो चीजें एडमिट हो जाएगी तो अब उसका वेरिएंस नहीं रहेगा ना, अब तो चीजें उसने अडेप्ट कर ली, अब फ्रॉड नहीं रहा, मिस्टेक अपने चीजों को क्या करा, अपने चीजों को सुधारने की कोशिश करी सेक्शन 18 में। True, ठीक है ना? true. Okay, thank you. अब जैसे देखो ये है, मैं मानती हूँ जैसे इसमें लिखा है कि इसने किया फ्रॉड इन द कॉन्ट्रैक्ट, एक्ट्स इन फ्रॉड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। कि पारुल ने शालिनी को कहा था कि मैं तुझे एक घर दूंगा जिसमें गैराज होगा, घर दूंगी जिसमें गैराज होगा। अब जब वो घर डिलीवर कर रही है तो उसमें गैराज नहीं है, कोर्ट में पहुंचेगी तो कोर्ट बोलेगा हम तेरा ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली परफॉर्म नहीं करेंगे। बाद में पता चलेगा भाई कौन परफॉर्म नहीं करेंगे, तो भाई तूने गैराज नहीं, अब वो गैराज देने के लिए तैयार हो जाएगी तो करेंगे ना स्पेसिफिकली परफॉर्म कि भाई ये लो घर गैराज के साथ में। ठीक है, तो उस अपने मन में ठान लो कि सेक्शन 18 16 का फर्दर एक्सटेंशन है, लेकिन कभी एग्जाम में ये चीजें मत लिख कर आना। Okay ma'am, thank you. ठीक है बस ना? मुझे यही जानना था। Okay, thank you. बाकी सब मैं मानती हूँ कि ठीक ठाक, मतलब मैंने ट्राई किया कि अच्छे से पढ़ेंगे, अपन परसों से पढ़ेंगे लिमिटेशन। ठीक है, कब से पढ़ेंगे? परसों से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। कल 7 से 8:30 वाली क्लास में। ओके, थैंक यू। Thank you ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am.